हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12 वन वीक चैलेंज का। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक बहुत बड़ा सा लार्ज मीडियम है, होमोजीनियस एक ही तरह का मीडियम है, जिसके अंदर दो मेटालिक स्फीयर जो है उसके अंदर रखे हुए हैं। तो कितने अंदर हैं? अज्यूम कर सकते हो कि इनफाइनाइटली अंदर है, मतलब कि सारी तरफ स्पेस में हर जगह ये होमोजीनियस मीडियम ही मीडियम है। प्रैक्टिकली आपको ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आप अज्यूम करो स्पेस में हर जगह एक होमोजीनियस मीडियम है और इस मीडियम के अंदर दो कंडक्टिंग स्फीयर रखे हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है कि उनके बीच की डिस्टेंस जो है उनके रेडियस से बहुत बड़ी है, तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर पे हैं। किसी एक उसमें से मेटल स्फीयर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब उनके बीच में करंट फ्लो होना चालू करेगी। मेटल, अंदर वाला मेटल कंप्लीटली मेटालिक, हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और दोनों स्फीयर जो हैं वो कंप्लीटली मेटालिक या कंप्लीटली कंडक्टिंग स्फीयर हैं। लेकिन जो ये होमोजीनियस मीडियम है ये कंडक्टिंग है, बट इसके साथ साथ में इसका रेजिस्टेंस भी कुछ होगा। ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस की वजह से बीच में कुछ करंट आएगी और वो टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, बैटरी से कितनी निकल रही होगी, कितनी पहुंच रही होगी, ये चीज़ गिवन है कि जब दोनों की रेडियस सेम होती है तब 3 एम्पियर जाती है, और सेकेंड टाइम में किसी एक स्फीयर का जो है रेडियस हाफ कर दिया जाता है, किसी एक स्फीयर का, दो में से। तब बताना है कि कितना स्फीयर, कितना करंट जाएगा बेसिकली, बैटरी अगर हम लोग सेम रख रहे हैं तो अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। यहाँ पे देखो, मान लो ये एक होमोजीनियस मीडियम मैंने ऐसे बना रखा है कि होमोजीनियस मीडियम है, इसके बीच में मान लो कहीं पे एक स्फीयर तुमने रखा। अभी दो स्फीयर की बात नहीं करते, एक की बात करते हैं। ठीक है, अब इस पे बैटरी लगाने की जगह, जैसा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए मैंने बताया था कि बैटरी के दो काम होते हैं, एक करंट को देना है, एक करंट को लेना। मान लो हमारे पास कोई एक सिंगल सोर्स है जो करंट जिससे सिर्फ जा रही हो। ठीक है, मान लो इस तरह का एक सोर्स है जिसको सेंटर पे रख लिया इस मेटालिक स्फीयर से, इससे करंट सिर्फ जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल है बेसिकली बैटरी का। तो करंट, चूंकि सिर्फ इकलौता सिंगल सोर्स है और बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो करंट दिख रहा है कि इस स्फीयर से सरफेस के परपेंडिकुलर हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन है ही नहीं, हर डायरेक्शन इक्वल है, तो हर डायरेक्शन में जा रही होगी टोटल करंट, लेट से आई करंट जा रही होगी, कुछ ऐसा है ना। तो अब अगर मैं यहाँ से लेके इसकी रेडियस मान लेता हूँ, लेट से स्मॉल ए रेडियस है अगर इस मेटालिक स्फीयर का, और जो बाहर में मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी लेट से रो है, और मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ कि ये करंट जो है इस मेटल के सरफेस से निकल के इनफाइनाइट तक फाइनली पहुँचेगी, इस बीच में टोटल कितना रेजिस्टेंस उसे फेस करना पड़ा होगा। तो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें सरफेस लेनी चाहिए जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। तो मान लो यहाँ से, क्योंकि मेटल के अंदर में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, बाहर में ही सारा होगा, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे गए। ठीक है, और स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके हमने मान लो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर एरिया में जो स्फेरिकल एरिया आ रहा है ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इतने पार्ट की रेजिस्टिविटी, मान लो रेजिस्टेंस निकालना मुझे, और इसकी थिकनेस भी कुछ मान लो, जो शेल बना रहे हैं हम लोग आर रेडियस का, उसकी थिकनेस मान लो कि डी आर के बराबर है। तो अब करंट के डायरेक्शन की प्रोपगेशन में हम लोग लेंथ मानते हैं, तो लेंथ जो हो गई, ये एक जो रजिस्टर बन रहा है शेल टाइप का, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है, डी आर है, और एरिया कितना है, ये स्फीयर के बराबर, विच इज़ 4 पाई, ये वाला एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर मैं सिर्फ इतने छोटे से पार्ट इस शेल का रेजिस्टेंस डी आर लिखूंगा, तो दैट डी आर विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना, तो एल की जगह क्या हो जाएगा, जितनी लेंथ है वो डी आर है, रो डी आर बाई एरिया विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस हैं शेल वाले, सब में करंट तो सेम ही होके जा रही है ना। स्फीयर का साइज बड़ा होते जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, करंट डेंसिटी कम हो रही है, बट टोटल करंट तो जो अंदर से आ रही वही सारे शेल को होके क्रॉस करके जाएगी। तो ऐसे जितने रेजिस्टेंस थे वो सारे आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, बेसिकली ऐड कर देना, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके, और कहाँ तक हम निकाल रहे हैं, इन्फाइनाइट तक, तो ए से लेके इनफाइनाइट तक ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है,
तो रो बाय 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, 1/r² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/r, -1/r। लिमिट लगा दोगे कहाँ से कहाँ तक, a से लेके इनफाइनाइट तक, तो रो बाय 4 पाई a, ये आ गया रेजिस्टेंस टोटल एक का। चलो अभी एक का हमने निकाला, अब उसके बाद फर्स्ट पार्ट के लिए अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे। बिल्कुल ही आइडेंटिकल हमारे पास दूसरा, ये दूसरा कंडक्टर भी है बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल, और कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे, पहले वाले से इनफाइनाइट सेपरेशन पे दूसरा वाला कंडक्टर भी इस तरह से हमने रख दिया। ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, इसका भी रेजिस्टेंस, इसकी वजह से भी, इसका रेजिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे, ये तो कंडक्टर है, इसका भी, सॉरी रेडियस में बोल रहा था, इसकी भी रेडियस ए है। अब अगर मान लेते हैं कि दूसरा वाला दूसरा वाला कंडक्टर ये जो है सिर्फ ये रखा होता और इस पे बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल हमने लगाया होता, और सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल लगा देने से क्या होता कि इसकी तरफ करंट सेंटर की तरफ ऐसे आ रही होती। कहाँ से आ रही होती, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से पूरी आ रही है हर जगह से करंट, टोटल करंट कितनी पहुंचनी है इसके पास, आई पहुंचनी है। तो आप फिर से देखेंगे कि वो इनफाइनाइट में इस मीडियम से होकर आएगी तो पूरा रेजिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और इस वाले पार्ट के लिए भी, सिर्फ करंट के आने आने पार्ट के लिए भी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, वही रो बाई 4 पाई ए, इतनी रेजिस्टेंस आएगी। अब मैंने जब दोनों को लगा दिया और बैटरी इनके बीच में जोड़ दी, इन दोनों के बीच में बैटरी जोड़ दी, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले पहले वाले को दे दिया, 1 इसको बोल देते हैं, और सेकंड वाले को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, तो पूरा इनफाइनाइट तक के लिए जो रेजिस्टेंस था वो कैलकुलेट हमें 2 बार करना चाहिए, है ना, क्योंकि सुपर पोजिशन के रिजल्ट हम लोग लगाते जा रहे हैं, तो सुपर इम्पोज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस वाले पार्ट भी सुपर इम्पोज हो जाएंगे, 2 बार रेजिस्टेंस ही आए, और करंट सेम आ रही है, इस पूरे प्रोसेस में करंट इज सेम। तो करंट जहाँ पे सेम हो गई, इसका मतलब है कि ये दोनों रजिस्टर आपस में कैसे होंगे, सिंपल सीरीज में होंगे। ठीक है ना, इस तरह से बोल सकते हो कि ये दोनों सीरीज में, आर और आर। ठीक है, यहाँ से करंट कितनी आ रही है, आई इक्वल टू 3 एम्पियर की, और ईएमएफ मान लेते हैं, बैटरी जो लगी है उसका ई है, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 आर, तो ई कैन बी रिटन एज 2 आई इंटू आर, या सिंपल इसको आई नॉट मान लो, जो इनिशियल में करंट है वो आई नॉट है, 2 आई नॉट इंटू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। सेकेंड वाली कंडीशन में जो बोल रहा है, सेकेंड वाली कंडीशन में एक मेटालिक स्फीयर तो सेम है, दूसरे मेटालिक स्फीयर की रेडियस जो हो गई वो कितनी हो गई, ईटा टाइम्स हो गई। तो रेडियस यहाँ पे जो नीचे में टर्म आ रहा है ए का, वो ए की जगह कितना हो जाएगा, ईटा टाइम्स ए हो जाएगा। तो अब दो अलग अलग रेजिस्टेंस बन जाएंगे, पहले मेटल की वजह से जो करंट जा रही है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है पूरा, वो रेजिस्टेंस तो आता रहेगा अभी भी सेम, रो बाय 4 पाई ए। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस जो R2 आ जाएगा, दैट इज विल बी इक्वल टू रो बाय 4 पाई ईटा टाइम्स ए, जितनी रेडियस हो गई, आर की जगह यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, इसको तो बोल सकते हो कि ये आर के बराबर है, ये आर बाई ईटा के बराबर है। ठीक है, अब दो रेजिस्टेंस आर और आर बाई ईटा के बीच में, सेकेंड वाले केस में दो रेजिस्टेंस लग गए, बैटरी सेम लगी है ईएमएफ ई की, और यहाँ से करंट कुछ डिफरेंट आने लग गया आई, जिसकी हमें वैल्यू बतानी है। एक का रेजिस्टेंस आर है, दूसरे का रेजिस्टेंस आर बाई ईटा है। अब फिर से इस वाली सर्किट के लिए, सेकेंड वाली सर्किट के लिए सॉल्व करो इक्वेशन। फॉर सेकेंड सर्किट we can write EMF E equals current I into total resistance which is R into R plus R by N। तो R तो कॉमन निकाल लो, 1 plus 1 by N will become 1 plus ईटा बाई, सॉरी N को ईटा को N बोल रहा था मैं। तो यहाँ से अब इस वाली को बोल दो इक्वेशन नंबर 2 है, और इस वाली को बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ये तो यहाँ पे लिख रखा है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कंपेयर कर लो, तो R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2I0 विल बी इक्वल टू I टाइम्स 1 प्लस ईटा बाई ईटा। यहाँ से I की वैल्यू आ रही है कितनी, I की वैल्यू आ रही है I इक्वल टू 2 ईटा I0 बाई 1 प्लस ईटा।
ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। ईटा की वैल्यू 0.5 गिवन है, आई नॉट की वैल्यू 3 गिवन है, तो 0.5 इंटू 2 हो गया कितना 1, तो 1 और ऊपर में आ गया 3, तो ऊपर में न्यूमरेटर में 3 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.5 1.5, सो 3 बाई 1.5 विल बी बेसिकली 2 एम्पियर। सो एक करंट यहाँ से आ जाएगी सेकेंड वाले केस में 2 एम्पियर के बराबर।